हाय गाइस, आज हम कवर करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर टू। क्लास नाइन का चैप्टर टू कौन सा है? सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो एक्चुअली में अब हम समझेंगे कि बेसिकली सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन में हुआ क्या। ठीक है, इसको समझने से पहले आप ये देखो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ है और उस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट ये था कि फ्रांस का जो असर जो भी होता है वो पूरे यूरोप में फैलेगा। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी एक वीडियो है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, आप उसको देख लो, समझ लो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से सोशलिज्म इन यूरोप बन रहा है और सोशलिज्म इन यूरोप की वजह से रशियन रेवोल्यूशन बन रहा है। ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, और उसी के स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स कैसे हो रहे हैं और ये स्टोरी कैसे बढ़ रही है, और साथ ही में फिर इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे चल रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो वीडियो है इसमें मैं पूरा चैप्टर अभी नहीं कवर कर रहा। तो ये सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन यानी कि चैप्टर टू का पार्ट वन है। इसमें अभी कुछ टॉपिक्स कवर करूँगा क्योंकि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये बहुत लंबा है और ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझोगे, बार बार सुनोगे, समझोगे, बुक को सामने रख के आप कंसिडर करोगे, तो ये आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टोरी चल रही है। आओ शुरू करें। होता क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में सोसाइटी तीन सेगमेंट्स में डिवाइड थी, आपको याद होगा, राइट? जो लुई 16 ने करी थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट जो थी वो क्लर्जी थी। क्लर्जी कौन थे? जो चर्च के लोग थे और धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व थे। उनका अपना एक डोमिनेशन था फ्रांस के अंदर और वो अपना भी जो है कुछ तरीके का टैक्स और लोगों के ऊपर अपना एक दबदबा बना के रखते थे। इसीलिए ही किंग ने फर्स्ट स्टेट वालों से टैक्स नहीं लिया था, तो उनके ऊपर टैक्स इम्पोज नहीं था। सेकेंड स्टेट कौन थी? नॉबल्स। नॉबल्स कौन थे? जो किंग के लिए काम करते थे और सोसाइटी के कुछ अमीर लोग थे, पैसे वाले लोग, जिनका किंग के साथ उठना बैठना था। तीसरे थे थर्ड स्टेट के लोग। थर्ड स्टेट के अंदर दो तरीके के लोग होते थे, अगर आप चैप्टर के अंदर देखोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। तो एक पढ़े लिखे लोग थे, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, एजुकेटेड फैमिलीज थी। एक पीजेंट्स थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, किसान थे और बहुत गरीब थे, किसी किसी के पास अपनी ज़मीनें भी नहीं थी। मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि चेन बनानी है, हमको सीक्वेंस फॉर्म करनी है। अगर ये नहीं समझोगे तो चैप्टर टू समझ में नहीं आएगा, तो मुझे इसलिए डिस्कस करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर टू के अंदर, आप ये देखो कि यहाँ पे जो मैंने तीन स्टेट्स का जिक्र किया आपको, रिलीजन यानी कि क्लर्जी, नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट के दो लोग। थर्ड स्टेट के अंदर दो कैटेगरीज बन गई। कौन कौन सी? एक बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और एक पीजेंट्स जो लैंडलेस थे या फिर गरीब थे। ठीक है, अब यूरोप में क्या होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से एक ना आइडिया मिल जाता है लोगों को कि हाँ, हम किंग के खिलाफ बगावत करेंगे और हम अपनी खुद की सरकार बना सकते हैं। तो इस तरीके की जो है बगावत का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जो फ्रांस से शुरू होकर पूरे यूरोप में फैल जाता है। ठीक है, अब ये फैलता है, लोग जागरूक हो जाते हैं, अलग अलग तरीके के आइडिया मिल जाते हैं। अब पूरे यूरोप में ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो, अब ये जो मोनार्की सिस्टम था, किंग्स का जो डोमिनेशन था, डायनेस्टिक रूल था, इसके खिलाफ लोग परेशान थे। इन किंग्स के खिलाफ लड़ने के लिए और इस सिस्टम को बदलने के लिए सरकार
मोनार्की रूल को ख़त्म करने के लिए 3 तरीके के ग्रुप्स यूरोप में बनने लगे। वो 3 तरीके के ग्रुप्स कौन से थे? अब हम इस वीडियो में ये 3 तरीके के ग्रुप्स ही डिस्कस करेंगे बस। 3 तरीके के ग्रुप्स में सबसे पहला जो ग्रुप था उनको बोला गया लिबरल्स। कौन थे लिबरल्स? अब मैं आपको बता दूं लिबरल्स कौन थे और कहाँ से आए थे। राइट, लिबरल्स पहली बात तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे, मैंने बताया ना, पढ़े लिखे लोग थे और मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे। इन्हीं कैटेगरीज में से जो लोग निकले, थर्ड स्टेट के पढ़े लिखे लोग, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, यही लोग लिबरल्स बने। ठीक है, अब क्या चाहते थे ये लोग? लिबरल्स की बेसिकली डिमांड ये होती थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में उस टाइम पे देखा गया था कि एक रिलीजन का दबदबा है, ठीक है जी, और वो टैक्स भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है लुई 16 के साथ मिलके। तो जब टाइम बीता, पूरे यूरोप में एक स्टोरी फैली, तो ये देखा गया कि तो ये देखा गया कि लिबरल्स ने डिमांड रखी कि भाई जितने भी रिलीजन हो ना, सबको इक्वल लो, और रिलीजन किसी को दबाए ना, और इंसान रिलीजन को एक धार्मिक तरीके से ही देखे, कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ना देखे। तो रिलीजन को इतना पॉलिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए और रिलीजन को दबाना भी नहीं चाहिए, और रिलीजन भी किसी को ना दबाए। तो सबसे ज़्यादा जो ये फेवर में थे लिबरल्स जो थे, कि रिलीजन को इक्वल करना चाहते हैं, ये रिलीजन अपनी जगह है और पॉलिटिक्स अपनी जगह है। ठीक है, दूसरा लिबरल्स ये चाहते थे कि जितने भी यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर, तो अगर हम पूरे यूरोप की बात करें तो जर्मनी का किंग अलग था, फ्रांस का अलग था, ऑस्ट्रिया का अलग था, हंगरी का अलग, प्रूशिया का अलग, ऐसे जितने भी जर्मनी की कंट्रीज और यूरोप की जो कंट्रीज हैं, उन सबके अलग 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 छोटे 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 जो थे किंग्स थे। तो लिबरल्स दूसरे टाइम पे चाहते थे कि जो किंग्स का रूल है ना, ये खत्म हो, और खत्म होने के बाद यहाँ पे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट आ जाए। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी फॉर्म हो, वो डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहते थे। तो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का किसी भी सेंस में लिबरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेमोक्रेसी लाना नहीं था। इनका मतलब ये था एक इंडिपेंडेंट सरकार आएगी, वो अपनी तरीके से सोच के लोगों का, जनता का भला सोचेगी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। यहाँ पे जनता को इलेक्शन के राइट्स नहीं अभी मिल रहे हैं, ये लोग खुद मिलके अपने एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे और जनता के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कंट्री को चलाएंगे। तो ये लोकतंत्र नहीं है, इसलिए डेमोक्रेसी को हम नहीं मान सकते। तो लिबरल्स का क्या रोल हुआ? पहला, डायनेस्टिक रूल को ख़त्म करना है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को लेकर आना है, रिलीजन को सेंट्रलाइज करना है कि एक रिलीजन को रखो, सबको इक्वलिटी दो, कोई रिलीजन इतना सुपीरियर नहीं होगा जो दुनिया को, सिस्टम को डोमिनेट करे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक सिस्टमैटिक गवर्नमेंट लाना चाहते थे जिसके अंदर जुडिशरी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, सब कुछ हो, लेकिन किंग का रूल ना हो, एक अकेला किंग अपना दबदबा ना रखे। ये लिबरल्स की सोच थी। ठीक है, तो ये लिबरल्स के रूल्स थे। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपकी डिटेल दे दूंगा, वहाँ पे आप नोट्स भी ले सकते हैं और क्लासेस भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस मेरी अवेलेबल है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, अब आते हैं रेडिकल्स। तो हमने ये देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में एक चेंज आता है जिसमें एक ग्रुप फॉर्म होता है और वो अपनी एक आइडियोलॉजी रखता है जिनको लिबरल्स बोला गया। दूसरे लोग थे जो दूसरे तरीके के जो ग्रुप फॉर्म है वो थे रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन लोग थे? रेडिकल्स भी थर्ड स्टेट के वही लोग थे जो कुछ मर्चेंट, ट्रेडर और पीजेंट से रले मिले मिक्स लोग थे। दुनिया घूमी थी, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, इन्होंने अपना ग्रुप बनाया, इन्होंने खुद की आइडियोलॉजी बनाई। टाइम बीतता चला गया, इनको भी कई चीज़ें समझ में आई, एक्सपीरियंस हुआ। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्होंने ये बोला कि नहीं, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के हिसाब से चले, लोकतंत्र। तो अगेन डेमोक्रेसी का आइडिया रखते थे, पर अभी ये भी प्योर डेमोक्रेटिक नहीं थे, बट हाँ ये चाहते थे कि डेमोक्रेटिक तरीके से कंट्री चले। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये लिबरल्स को थोड़ा अपोज करते थे, लिबरल्स की कई बातों को ये लोग नहीं मानते थे, क्योंकि ये चाहते थे लोगों से सलाह करने के बाद रूल्स रेगुलेशन बने,
तो लोकतंत्र के सहमति में ये थे। नंबर एक, रेडिकल्स। दूसरी बात है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि रेडिकल्स जो थे वो विमेन के बहुत सपोर्ट में थे, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेके अभी तक यूरोप, पूरे यूरोप में जो सिचुएशन हो रही थी, नेशनलिज्म फैल रहा था, उसमें विमेन को कोई नहीं पूछ रहा था। तो ये बहुत ज़रूरी था कि विमेन को पूछा जाए। तो इसलिए विमेन के जितने भी सफरिंग मूवमेंट्स हो रहे थे, जो औरतें रह रह के मूवमेंट्स कर रही थी अपने हक के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए, इक्वालिटी के लिए, उनको सपोर्ट मिले उसके अंदर। तो रेडिकल उसका सहमति करते थे। और जो लिबरल्स थे उनको विमेन से कोई लेना देना नहीं था, तो सारी सोसाइटी को एक साथ देखते थे, राइट। तीसरी चीज जो रेडिकल्स की थी, रेडिकल्स ये मानते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी उस टाइम पे सिर्फ जो अमीर वेल्दी लोग हैं, नॉबल्स हैं और जो किंग्स हैं, ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद खरीद के ना अपने पास इकट्ठी कर लेते हैं और सोसाइटी में बाकी लोगों को इसको खरीदने का मौका नहीं देते हैं। जिससे होता ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ ही हाथों में इकट्ठी हो जाती थी, कुछ ही लोगों के पास एसिमिलेट हो जाती थी, और बाकी अगर किसी के पास पैसा भी है, किसी बिजनेसमैन के पास, ट्रेडर के पास, वो उसको खरीद नहीं पाता था। तो ये क्या चाहते थे रेडिकल्स कि इसको अगर हम गवर्नमेंट के कब्जे में डाल दें, कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको प्रॉपर्टी देनी है, किसको नहीं देनी है, तो कम से कम कुछ पैसे वाले लोग प्रॉपर्टी को अपने पास होल्ड करके नहीं रखेंगे। तो ये रेडिकल्स की सोच थी। तो लिबरल्स का आपने देखा, रेडिकल्स का। तीसरा जो सोशल ग्रुप बना वो बना कंजर्वेटिव्स का। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स वो लोग थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो नॉबल्स थे, एक तो वो ग्रुप बना था, सेकंड स्टेट वाले और किंग्स। अब बहुत सारे जो नॉबल्स थे और कई कंट्रीज के जो किंग्स थे ना, जिनके हाथ से सत्ता चली गई थी, जैसे लुई 16 और उनके नॉबल्स, ऐसे जितने भी यूरोप के किंग्स थे और नॉबल्स थे जिनके हाथ से सत्ता चली गई थी, या फिर एरिस्टोक्रेट्स यानी कि पैसे वाले लोग, ये सब इकट्ठे हो गए, इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। अब इन्होंने देखा कि कंजर्वेटिव लोगों ने कि भाई एक गलती तो हमने करी है कि जो मोनार्की इस्टेब्लिश करने में टाइम के साथ साथ एक बदलाव आना चाहिए था किंग के रूल में, डायनेस्टिक रूल में, वो हमारी जो पूर्वज गए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुई 16 है, या उस जनरेशन के जितने किंग रहे, राइट, उन्होंने वो बदलाव कभी करे ही नहीं, वो अपनी मर्जी से चलते रहे। तो कंजर्वेटिव लोग क्या कहते थे कि हम किंग वाला सिस्टम दोबारा लेकर आएंगे, कि किंग दोबारा रूल करेगा, लेकिन इस बार मॉडर्न तरीके से रूल करेगा। तो मॉडर्निटी क्या थी कि किंग रूल करेगा, किंग का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी होगा, किंग के पास जुडिशरी भी होगी, आर्मी भी होगी। तो किंग क्या करेगा, हर डिसीजन खुद नहीं लेगा, जुडिशरी अपना काम करेगी और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगा और पुलिस आर्मी अपना काम करेगी, कोर्ट अपना काम करेगी, और किंग इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जब मेजर डिसीजन आएगा तो किंग अपना काम करेगा। तो ये होगी मॉडर्निटी, राइट। तो कंजर्वेटिव कुछ इस तरीके की जो चीजें हैं वो लाना चाहते थे, राइट। तो इसीलिए जो कंजर्वेटिव लोग थे ये कहीं ना कहीं लिबरल्स और रेडिकल्स को अपोज कर रहे थे। तो ये जो तीनों ही ग्रुप थे, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, ये आपस में ही एक दूसरे की थॉट को नहीं समझ रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से यूरोप की इस सिचुएशन तक लमसम मान के चलो अब 100 से 150 साल का फर्क है, क्योंकि फ्रांस में जो घटना घटित हुई, जिसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं, वहां से पूरे यूरोप, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, कंट्री नहीं है, तो पूरे इस कॉन्टिनेंट में असर आने में लमसम 100 से 150 का अंदाजा टाइम लगा था। तो 150 साल बाद ये तीन ग्रुप फॉर्म हुए थे, जिनकी तीन तीन आइडियोलॉजीज थी, और उसके हिसाब से अब ये लोग पूरा यूरोप का एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे थे। अब इसके बाद कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, तो पहले आप ये तीन चीज़ों को लर्न कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में यही आएगा, व्हाट आर द आइडियोलॉजीज और आइडियाज ऑफ लिबरल्स, व्हाट आर द आइडियोलॉजीज और आइडियाज ऑफ रेडिकल्स, व्हाट आर द आइडियाज और आइडियोलॉजीज ऑफ कंजर्वेटिव्स। मैं आपको स्ट्रिक्ट नोट पे एक चीज़ बोलूँगा बहुत खास तौर पे,
ये रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, लिबरल्स को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। इस पूरे चैप्टर में इनका जो रोल है चैप्टर खत्म होने तक रहेगा। तो अगर आपको लास्ट मोमेंट पे या चैप्टर के बीच में ये कंफ्यूजन हो गई, लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, कंजर्वेटिव्स कौन थे, खत्म, स्टोरी वहीं पे जीरो हो जाएगी, बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे। तो ज़रूरी है ये कि आप समझ लो इस चीज़ को, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव कौन थे, क्या चाह रहे थे, और क्या इनकी आइडियोलॉजीज थी, राइट। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं, आगे के टॉपिक उसमें डिस्कस करेंगे।